सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्लाइमेट चेंज का रूट कॉज क्या है? रूट कॉज है मैन मेड डेवलपमेंट। वो जो रोड हमने सिलेक्ट किया डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट के बहुत पाथ होते हैं, होने चाहिए, बट हमने एक ही पाथ चूज किया और वो है एनर्जी यूज बाय फॉसिल फ्यूल। एमिशन वहां से होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कि जिससे एटमॉस्फेयर में एक लेयर तैयार हुआ, उसको ग्रीन हाउस गैस लेयर बोलते हैं। अच्छा। वो लेयर से पृथ्वी का तापमान बढ़ गया। इसे जैसे हम कंबल पहनते हैं, गर्मी होते हैं अंदर, और एक कंबल ले लो ज्यादा गर्मी होती है, और एक ले लो ज्यादा होती है, बाद में हम बोलते हैं कि कंबल नहीं चाहिए मेरे को, बस हो गई कंबल। तो वो जो एनर्जी है, जो हीट है अर्थ से कि जो बाहर फेंक जाती है, वो बंद हो गई। तो सूरज से जो एनर्जी आता है वो हम सब ऑब्जॉर्व करने लगे हमारे अलग अलग कार्य के लिए, तो ग्लोबल वार्मिंग का शुरुआत हुई। आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का क्या मायने है? मुझे यहाँ आने के बाद जो मैं व्हाट वाज माय थॉट प्रोसेस, नाउ इट इज गेटिंग मोर मैच्योर्ड on spirituality. Well, I think there are a number of issues on spirituality. Okay, for me, I simplify it after listening to Shivani Behan and all those things. I feel that the spirituality is having a consciousness about the nature. हेलो इंडिया, नमस्कार। माइंडफुल मोमेंट्स प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आंचल वर्मा। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में बहुत खास मेहमान हैं। मैं बात कर रही हूं ग्रीन तेरे फाउंडेशन के प्रतिष्ठित अध्यक्ष राजेंद्र शेंडे जी की, जो पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अग्रणी योद्धा के रूप में कार्य कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व निदेशक के रूप में उन्होंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ओजोन परत की सुरक्षा में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका दृढ़ संकल्प है कि हरित ऊर्जा और सतत विकास को एक वैश्विक क्रांति में बदलकर पृथ्वी के भविष्य को संरक्षित किया जाए। उनकी दूरदर्शिता और प्रयासों से एक ऐसी दुनिया का निर्माण हो रहा है जो पर्यावरण के प्रति अधिक जिम्मेदार और टिकाऊ है। आज इस एपिसोड में हम लोग उनसे बात करेंगे कि उनका ब्रह्मा कुमारीज में माउंट आबू में उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, इसके साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज में उसके रूट कॉज क्या है, उस पर भी आज हम लोग गहराई से चर्चा करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप ग्रीन तेरे फाउंडेशन के प्रतिष्ठित अध्यक्ष हैं। क्या है बेसिकली ये फाउंडेशन, ये किस चीज के लिए काम करती है? थोड़े हमारे दर्शकों को इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। ग्रीन तेर फाउंडेशन। ओके। I think the middle word ter is a okay. bit difficult. People think that it is a tree. No, it is a ter. It is a French word, which means earth, our planet. And it is also abbreviation of technology, education, research and rehabilitation for the environment. So that name itself tells what we are doing. We of course are doing something for environment, but that doesn't explain all. We have a very focused point because environment is such a global issue, planetary level. We have identified the audience to which we will address, and that address is not just awareness, telling them to start action. And the audience is also capable of doing action because that audience belongs to the students in the university. Their age is between 18 and 24 years. Very focused attention. Because we feel that that is a potential community which can start action immediately. And today's situation is like this. We need action and not only awareness. बिल्कुल, सिर्फ अवेयरनेस से काम नहीं चलेगा, आपको एक्शन में आना ही पड़ेगा। और आज का यूथ इसमें बहुत ज्यादा आगे है। Exactly. So that is the point. And then the theme of Green Ter Foundation is finding the sustainable solutions to our developmental imperatives
What it means is we have to do the development, but at the same time we have to take care of the mother nature. Right. So it's not that you stop the environment. That is one way. Another is keep on doing development irrespective of whatever happens to the environment. That's the second view. Green Tail Foundation is the third middle way we are trying to find out. And we are trying to find out not me, not my colleagues, but with the help of the university students. Right. तो इसके आपकी आगे की और मतलब उपलब्धियां तो बहुत रही है, और आगे की इनकी क्या नीतियां हैं, क्या योजनाएं हैं जो आप अब इन फ्यूचर इसको बनाने वाले हैं या करने वाले हैं, क्या प्लान्स हैं और आपके मन में? So the United Nations, where I worked for 20 years, in an organization which works on environment within United Nations, is called as a UNEP, United Nations Environment Program. Okay. So it deals with number of issues. We cannot touch with all of them. But recently United Nations has talked about 3 crises. They call it world is facing triple crisis. I call it ABC. Air pollution, biodiversity loss and climate change. बहुत बड़ा issue है. ABC 3. So on these 3 crises, if you have to work, then the United Nations has already initiated the process called Sustainable Development Goals, SDGs. And there are 17 goals which all the countries in the world have agreed to implement or achieve them. And that was done in 2015. So about 9 years back. Okay? And they have to be achieved by 2030. We have been working on this SDGs with the help of youth to implement it in the last 4 or 5 years. We came late, but we don't have much time. Those goals to be achieved by 2030, 6 years from now. So you can say we are in the middle of the crisis. So we don't have time to read about it, write on a blackboard. We have to be standing on a springboard and jump. सर आपने ABC अभी हमें बताया, मैं थर्ड वन की बात करना चाहूँगी, C, जिसमें आपने बात की क्लाइमेट चेंज की। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्लाइमेट चेंज का रूट कॉज क्या है, इसका रीज़न क्या है जो आज हमें, जैसे आपने कहा ना एक्शन की, कि हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। उसका पहले तो मुझे कॉज बताइए कि कारण क्या है कि क्यों इतनी तेजी से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। Well, I think that's the right time to start asking what is the root cause. Right. Because अंग्रेजी में बोलते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है बताना चाहिए, तब हम सोल्यूशन निकालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो ऐसे ही बोलते रहेंगे और काम कुछ नहीं होगा। तो रूट कॉज है मैन मेड डेवलपमेंट। वो जो रोड हमने सिलेक्ट किया डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट के बहुत पाथ होते हैं, होने चाहिए, बट हमने एक ही पाथ चूज किया, और वो है एनर्जी यूज बाय फॉसिल फ्यूल। एनर्जी बहुत जगह से मिल सकती है। हमको सूरज एनर्जी देता है, विंड एनर्जी देता है, सॉइल एनर्जी देता है, पानी एनर्जी देता है। लेकिन हमने सोचा कि हम फॉसिल फ्यूल बर्न करके उससे थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करें। दैट डेवलपमेंट पाथ दैट टाइम लुक्ड वेरी अट्रैक्टिव। घर में दिए आ गए, बाद में हमारी चक्की चलने लगी, रेल गाड़ियां चलने लगी, एविएशन शुरू हो गया। बट देन वी डिड फाइंड आउट दैट एमिशन वहां से होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, कि जिससे एटमॉस्फेयर में एक लेयर तैयार हुआ, उसको ग्रीन हाउस गैस लेयर बोलते हैं। अच्छा। वो लेयर से पृथ्वी का तापमान बढ़ गया। इसे जैसे हम कंबल पहनते हैं तो गर्मी होते हैं अंदर, और एक कंबल ले लो ज्यादा गर्मी होती है, और एक ले लो ज्यादा होती है, बाद में हम बोलते हैं कि कंबल नहीं चाहिए मेरे को, बस हो गई कंबल। तो वो जो एनर्जी है, जो हीट है अर्थ से कि जो बाहर फेंक जाती है, वो बंद हो गई। तो सूरज से जो एनर्जी आता है
वो हम सब ऑब्जर्व करने लगे हमारे अलग अलग कार्य के लिए, तो ग्लोबल वार्मिंग का शुरुआत होगी. सो इफ यू सी द रूट कॉज, यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल क्या है? ऑयल, गैस और कोयला, तीन मेन. 70% ऑफ द कॉज ये फॉसिल फ्यूल है. बाकी अनेक रीजन है. हमारा डेवलपमेंट का बिहेवियर, ये भी कॉज है. फॉसिल फ्यूल को सिर्फ हमने दोष देना अच्छा नहीं है. हमें समझो बाजार में जाना है, हम कार निकालते हैं, स्कूटर निकालते हैं, साइकिल तो भूल गए, तो हमारा बिहेवियर पैटर्न भी खत्म हो गया. लेकिन ग्रीन हाउस गैस सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वो मीथेन भी है, जो हम फूड वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे गार्बेज में जाता है, उसको हम अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करेंगे तो उधर से मीथेन आता है, वो भी है. एग्रीकल्चर करेंगे, वहां से भी ग्रीन हाउस गैस आते हैं. तो लेकिन ये एनर्जी के हिसाब से कम है, लेकिन वो भी है. सो इन वन सेंटेंस इफ यू हैव टू सी रूट कॉज is the way we developed ourselves. That is the root cause. जैसे आपने बात की है कि कोयला है, ऑयल है, ये सारी चीज़ें तो कॉजेज है ही. अगर हम इसको ऐसे देखें कि हर इंसान की जो जब हम कोई नेगेटिव चीज़ सोचते हैं तो वो भी एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं फैलती है. तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी है ऐसा कि जो इंसान सोच रहा है या जो इंसान कर रहा है, कहीं ना कहीं आसपास का हमारा वातावरण भी प्रभावित हो रहा है? हाँ, जो हम काम कर रहे हैं, इन अंग्रेजी में ह्यूमन इंड्यूस्ड पॉल्यूशन. सी वातावरण में बहुत कोई प्रक्रिया चल रही है. कोई नेचुरल है और कोई मैनमेड है. तो हम जो कर रहे हैं उससे तो वातावरण तो इफेक्ट हो रहा है. अभी क्या है कि ऐसे नहीं है कि हमने कुछ नहीं करना चाहिए. लेट्स गो बैक टू द केव्स. गुहा में जाके रहो, पर्यावरण को कुछ नहीं होगा. तो गुहा से बाहर तो आना चाहिए. पॉसिबल तो नहीं है ना. हाँ, तो बाहर आना चाहिए. तो बाहर आने के बाद आप जो करोगे उसके ऊपर सोचना चाहिए कि इसको पर्यावरण का कुछ नुकसान होगा, है ना. नो यू वांट अ वुड टू बर्न टू कुक योर फूड, बट कैन यू सिट ऑन अ ब्रांच and cut the tree on a wrong way? Then you will fall down. Or even if you cut it the right way, won't you plant another tree so that whatever I used it can be compensated? ये हम नहीं सोच रहे. अब जैसे कि नेचर के बारे में, आप नेचर से बहुत जुड़े हुए हैं और आजकल के लोगों को ये नहीं पता है कि नेचर से कैसे कनेक्ट हुआ जा सकता है. राइट, हमने यूथ की बात की, आपने कहा आज का जो यूथ है वो एक्शन में है, अवेयर तो है ही लेकिन एक्शन में है. लेकिन आप ऐसे यूथ को या नेचर के प्रति आप क्या कहना चाहेंगे, या कि कैसे हम लोग कनेक्ट कर पाए? क्योंकि हम लोगों को पता तो है, अवेयरनेस तो है, लेकिन बहुत सारे लोग एक्शन में नहीं है. तो अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे नेचर से कनेक्ट होना, तो मेरा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? I think the first step is very easy. Go to the nature yourself and start understanding it. So आप जैसे sometimes you feel like going to the mall for shopping. You should also feel like going to the nature for shopping. Shopping for the lessons. Don't shop for beauty parlor products. Shop for the lessons that we can learn from them. And why I say nature? Because nature existed much longer time than the human beings. Nature is there for more than 4 billion years on this earth, whereas a man is there for 15,000 years maximum. So nature was there and nature has survived, but the man's survival is in danger. So what we can learn, that somebody has survived, some entity has survived, but we are in danger. What is it? What is the difference? And once you won't understand that by reading a book or a novel. You will understand by going to the nature. So take a time.
There are a number of universities which I work. There are about 500 universities which are in our network. And I was talking in the morning to Mrityunjay Bhai that your university, Ishwarya, that also should become a member of this. They are doing a number of good things, but the people should take time off to go to the nature. Now it is very easier said that we can go to the nature, but what exactly you do in the nature? Bilkul. See, start thinking on it. The way you say in your mindfulness workshops or your positivity workshops, try to see what is that positivity in this nature. Right. How the tree can pump water from the soil to 30 feet high without a pump. Right. We all are proud that we invented a pump, right? So from the tank in our housing society, we take that water up to, I don't know how many floors. For the tallest tree in the world is about 300 feet, 350 feet in California. That tree takes the water for the leaves there without a pump. How does it happen? Bilkul. We are not able to pump that water Bilkul. without a pump. How do the trees that do that? बिल्कुल वो नेचुरल है. हाँ बिल्कुल. हाँ तो वो so can we understand it? Right. Now a tree carries out a photosynthesis. The humanity today is unable to carry out a photosynthesis in a laboratory. Some experiments have been done. लेकिन वो नेचुरल तरीके से जो चीजें होती है वो हम लोग लैब में नहीं कर. बिल्कुल. कैसे उसे सीखना चाहिए. बिल्कुल. वो हमने भूल गए. In our imperatives for the development. Right. हमको लगा डेवलपमेंट करनी चाहिए, हमको ज्यादा कुछ चाहिए. I don't want to go into the greed and all those things, but our basic thing is we look for more than what is necessary. And then we also should have got the knowledge which is more than necessary, but we got the knowledge which was unnecessary. That's the situation we are in. ये तो बात हमने की है कि बाहरी तौर पे हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए. मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप ब्रह्मा कुमारीज यहाँ आए हेडक्वार्टर में, तो आपने यहाँ के नेचर को भी फील किया होगा. तो मैं आपसे उस बारे में अब जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप नेचर के इतने नज़दीक हैं. एंड ब्रह्मा कुमारीज की जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ जो लगती है वो यहाँ की नेचर है, यहाँ की वाइब्रेशंस है. तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ के क्या अच्छा लगा और क्या फील किया आपने इस नेचर के बीच? सबसे मुझे अच्छा लगा कि यहाँ के लोगों का जो माइंड है, यहाँ जो रहते हैं, काम करते हैं, लोगों से कम्युनिकेशन करते हैं, ये लोगों का माइंड इज ऑलरेडी स्किल्ड. I'm not going to tell you how near you are to the nature. I'm not saying that. I'm just saying how you are near to build a skill for taking action. You are much nearer. You are the one who can spark, who can trigger the actions. That is because of your skilled mind. Your skilled mind to understand the lessons from the nature. You are of course near to the nature. When you come here, I see Pahad, one big stone staying there, which we are all worried about whether it will fall down in a landslide due to the climate change or due to the heavy rain and hurricane. But apart from that, I think the people have understood the lessons and how to behave. Now, only thing is that mindfulness or the skilled mind need to be utilized for solving the crisis. Yes, you are already solving the crisis of conflicts of the minds, the good and bad, okay? But we also have to solve the conflicts which is coming due to this triple crisis. See, many times we feel that, in United Nations we used to say, what exactly United Nations has done so that we can call it as a successful organization. We don't have many factors to inform, but one factor we are very proud to inform is we have stopped the World War III. United Nations came after the World War II.
to maintain the peace in this world and sustain it. So we say that one of the important achievements of United Nations is that the Third World War has not started. Though I worked for 20 years in UN, I feel the World War III has started. It is a war between humanity and the nature. Right. That World War III, yes, United Nations has understood it. It has not declared the war, but the war is going on. Right. And we have to get ready for that. And one of the advantages of the हम देख भी रहे हैं ना चेंजेस, वो देख ही रहे साफ साफ सामने कि नहीं पता है कि आने वाले टाइम में कब क्या चीजें होने लगे. ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इतनी तेजी से, और हम लोग आसपास में देख रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है, कर कुछ नहीं रहे हैं. लेकिन जैसे हम लोग, खैर ये तो बात उस चीज की हो गई. मैं आपसे जानना चाहती हूँ स्पिरिचुअलिटी आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और जब आप नेचर से जुड़ते तो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी आपको उस समय बहुत ज्यादा और करीब आप महसूस कर पाते हैं. जब आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी, आप नेचर के और ज्यादा करीब महसूस करते हैं. आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का क्या मायने है? मुझे तो यहाँ आने के बाद जो मैं what was my thought process, now it is getting more matured on spirituality. Well, I think there are a number of issues on spirituality. Okay, for me, I simplify it after listening to Shivani Behan and all those things. I feel that the spirituality is having a consciousness about the nature. Right. See, Behans since yesterday are talking about man, buddhi and sanskar. I consider our sanskar should be closely related to, they were, but closely related to nature. And then we should recall those sanskar. That is our heritage. That is our learning knowledge, is a heritage of our knowledge, is a heritage for our man and buddhi. That's how I will define the sanskar. And if you maintain that, then I think Brahma Kumari's centers are much ahead in tackling this crisis. They are on the front line. See, the front lines to tackle the problem should not be with the gun on a borders. It should be guns of thoughts. Right. What Mahatma Gandhi did, what Mandela did. I'm not praising only Indian orientation. Mandela also did the same thing. There are a number of other peoples. Right. You see them, they are in villages, they are in towns. Only thing, we don't have time to talk to them because we are busy in our smartphones, TVs, and things like that. कहीं ना कहीं वही है कि अगर आपको नेचर को बचाना है तो सबसे पहले आपको अपने मन पे काम करना बहुत जरूरी है. That's the point. That exactly. Can you come on this side so I can go on that side? अभी मेरी यही जगह है. तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, और जो जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी है वो बेहद कीमती है. और डेफिनेटली जो आपने डायरेक्शंस, जो आपने टिप्स दी हैं कि नेचर के कैसे आप करीब जा सकते हैं, वो डेफिनेटली हमारे दर्शक जरूर. एक और बताना चाहता हूँ कि Green Tear Foundation is, as I said, working with a captive audience in a university campus, making the campus as a living laboratory for carbon neutrality. That is a climate change issue. The climate change issue is closely related to the air pollution as well, because it is the use of fossil fuel, which is the root cause for the both two of them. And I feel that at the end of the show, one of the better messages that could be is that make the Brahma Kumari campuses net zero. Sir, thank you so much for coming. Thank you. Thank you. तो दोस्तों ये थे हमारे साथ राजेंद्र शेंडे, जो अपने अथक प्रयासों और दूरदर्शी नेतृत्व के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में प्रेरणा के प्रतीक रहे हैं. उनकी प्रतिबद्धता और कार्यों से न केवल आज की पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी सीख रही हैं. तो दोस्तों आज के प्रोग्राम में बस इतना ही. आप देखते रहिए माइंडफुल मोमेंट्स. नमस्कार. ओम शांति.